दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज रात 12 बजे तक अगर ये तय नहीं हुआ कि क्या बीजेपी या फिर एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो फिर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां दोस्तों, अभी से कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे राज्यपाल के पास पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे और अजित पवार भी मौजूद थे। ये तस्वीर बताती है कि एकनाथ शिंदे ने औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं। दोस्तों, ये औपचारिकता होती है जब नई सरकार का गठन होता है तो पिछली सरकार के जो मुखिया होते हैं वो इस्तीफा देते हैं और उसके बाद राज्यपाल नई सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, एकनाथ शिंदे दोबारा सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेंगे तो सीएम कौन बनेगा? क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे? क्या एकनाथ शिंदे मान गए हैं कि उनकी पार्टी से सीएम कोई भी नहीं बनेगा? ये अपने आप में अभी तक एक सवाल है, क्योंकि आज दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर मैंने आपको सुबह दिखाई थी। इस खबर के जरिए साफ तौर पर एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी नेता ने टाइम्स ऑफ इंडिया में दावा किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों को बताया था कि चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे से कहा गया था, लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने जो मीटिंग्स की बीजेपी आला कमान के साथ, ये कहा गया था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स ऑफ सीट द महायुतीज कॉन्स्टिट्यूट्स विन, शिंदे विल कंटिन्यू टू बी सीएम इफ महायुति सिक्योर्स अ क्लियर मेजॉरिटी। तो वो जो नेता है, नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है, वो अपने आप को एकनाथ शिंदे के करीबी बताते हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक एकनाथ शिंदे से ये वादा किया गया था कि चाहे कौन कितनी सीटें जीतता है इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर क्लियर मेजॉरिटी आती है, पूर्ण बहुमत आता है एनडीए का, तो एकनाथ शिंदे ही सीएम बने रहेंगे। हालांकि इस तरह के किसी भी दावे से बीजेपी ने अपने आप को अलग किया है। बीजेपी का एक कहना है साफ तौर पर ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था। दोस्तों, आपको याद होगा जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे महाराष्ट्र के 23 तारीख को, उस दिन भी एकनाथ शिंदे ने बात दोहराई थी कि ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आई यानी कि बीजेपी उसी का सीएम बने। यानी कि एकनाथ शिंदे सीएम बने रहना चाहते हैं और एकनाथ शिंदे ने सीएम बने रहने के लिए ही पूरे चुनाव में अपनी ताकत झोंकी और एकनाथ शिंदे ने अपने आप को साबित भी किया। दोस्तों, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की जितनी सीटें आई हैं, इतनी तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो अब एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार बन जाएं। भाई, जब तीसरे नंबर की पार्टी विधानसभा में होने के बावजूद भी नीतीश कुमार चाहे आरजेडी के साथ जाएं तो सीएम बने रहते हैं, बीजेपी के साथ जाएं तो सीएम बने रह सकते हैं, तो फिर दोस्तों एकनाथ शिंदे क्यों नहीं महाराष्ट्र के नीतीश कुमार बन सकते हैं? यानी कि दूसरे नंबर की पार्टी बनने के बावजूद भी महाराष्ट्र के मुखिया बन सकते हैं। यही पेच है दोस्तों। एकनाथ शिंदे को अगर ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं तो यही उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि याद होगा आपको, चुनाव के दौरान ही अमित शाह जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर रहे थे, तभी उन्होंने कह दिया था एकनाथ शिंदे से कि हम काफ़ी बलिदान कर चुके हैं, बलिदान करने की आपकी बारी है। और दोस्तों, एकनाथ शिंदे सीएम बने रहे, इसको लेकर ना तो बीजेपी सहमत है और ना ही आरएसएस भी चाहती है कि किसी भी हाल में जो सीएम है वो बीजेपी का ही बनना है। अब देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं या कोई पर्ची वाले सीएम बनते हैं, ये तो खैर आरएसएस और बीजेपी तय करें, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए महाराष्ट्र का नीतीश कुमार बनना मुश्किल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बिहार में एक आरजेडी फैक्टर है, बिहार में दोस्तों एक लालू यादव फैक्टर है। बीजेपी जानती है कि अगर नीतीश कुमार आज पलटी मार लें, आज, तो बड़ी आसानी से वो आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं और सरकार के मुखिया बन सकते हैं। और यही डर है बीजेपी को कि बीजेपी चाहे नंबर 1 की पार्टी हो, नंबर 2 की पार्टी हो, नंबर 3 की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी चाहे कितनी भी सीटें जीते, बीजेपी खुद चाहे कितनी भी सीटें जीते, नीतीश कुमार को सीएम बनाना बीजेपी की मजबूरी है। हालांकि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने पिछले चुनाव में चिराग पासवान को फील्ड किया था। आज के लिए वक्त कहा जा रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर को फील्ड किया जा रहा है। जो काम चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ किया, वो काम इस बार प्रशांत किशोर करेंगे, वोट काटने का नीतीश कुमार का। लेकिन वो सब पर्दे के पीछे का खेल है। पर्दे के आगे बीजेपी नीतीश कुमार को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, आरजेडी जो कि विपक्षी पार्टी है बिहार के अंदर। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे चाहे भी तो बीजेपी का दामन छोड़कर किसी दूसरी पार्टी के साथ सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकते। और एक और पेच है दोस्तों एकनाथ शिंदे के आगे, वो ये कि जितनी सीटें बीजेपी को आई हैं और अजित पवार को आई हैं, दोनों मिलाकर थोड़े बहुत अगर निर्दलीय भी मिला लें, और सुनने में आ रहा है कि कुछ उद्धव ठाकरे के भी विधायक हैं जो इधर आना चाहते हैं,
अगर उन सबको मिला ले तो बड़े आराम से बीजेपी सरकार बना लेगी, बहुत ही इजीली उसको बहुमत हासिल हो जाएगा। तो एकनाथ शिंदे को बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। अगर एकनाथ शिंदे मान जाते हैं तो ठीक, बीजेपी के पास तो फिर भी उतनी सीटें हैं। अब एकनाथ शिंदे के पास दोस्तों बार्गेन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब या तो एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की तरह डिप्टी सीएम बन जाएं सीएम बनने के बाद, या फिर अपने किसी खास लोगों को मलाईदार मंत्रालय दिलवा दें। इससे ज़्यादा एकनाथ शिंदे नहीं कर सकते दोस्तों। अब एकनाथ शिंदे का भविष्य महाराष्ट्र में आसान नहीं है। ये बात सही है कि वो सत्ता के करीब रहेंगे, उनकी पार्टी सत्ता की सहयोगी रहेगी, लेकिन एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में लगातार और मजबूती से अपने आप को और स्टैब्लिश करना होगा, क्योंकि अब उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है। जब आपके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आप जनरली नहीं कर सकते हैं। देखिए, शिवसेना तोड़कर, शिवसेना से अलग होकर इससे पहले भी कई नेता गए, राज ठाकरे भी गए थे, लेकिन तब भी शिवसेना को इतना नुकसान नहीं हुआ था। एकनाथ शिंदे के जाने से शिवसेना को या उद्धव ठाकरे को इतना नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, लेकिन अब उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं होगी। आज तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि उनका मुख्यमंत्री अब आगे दोबारा से बनना मुश्किल है। हालांकि राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए अब बार्गेनिंग करने के लिए बहुत कम विकल्प बचे हुए हैं। वो किसी और के साथ जाकर सरकार बना नहीं सकते, और सत्ता से दूरी उनको उनके कार्यकर्ताओं से ही दूर कर देगी। अब तो उनको इसी सरकार का हिस्सा बने रहना होगा। इसमें वो अपने लिए कितना स्पेस ले पाते हैं ये अपने आप में एक सवाल होगा, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच भी काफ़ी खटपट दिखी। और अब क्या एकनाथ शिंदे उनके डिप्टी बनकर सरकार चलाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राजनीति में वैसे होने को तो कई चीजें हो जाती हैं दोस्तों। मत भूलिए, अभी मुंबई के अंदर बीएमसी के भी चुनाव होने हैं। बीएमसी एशिया की सबसे रईस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और बीएमसी में आधिपत्य जो है अब तक उद्धव ठाकरे की पार्टी और बीजेपी का रहा है। एकनाथ शिंदे को अभी इस चुनाव में भी अपने आप को स्थापित करना है और स्थानीय लेवल पर अपना जो सिक्का है और मजबूती से जाहिर तौर पर प्रूव करना है। हालांकि एकनाथ शिंदे अपना सिक्का प्रूव कर चुके हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन अभी उनके लिए मुश्किलात काफ़ी हैं। तो जाहिर तौर पर जब इतना कुछ है करने के लिए, तो एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी रहे। अब अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास नहीं रहती है तो फिर वो किसको अपनी जगह बड़े मंत्रालय सौंपेंगे या बड़े मंत्रालयों में किसको लगाएंगे। और एकनाथ शिंदे दोस्तों, अगर उनके पास मंत्रालय नहीं रहता है, अगर वो अपनी पार्टी संभालते हैं और मंत्रालय में किसी अपने खासम खास को बिठा देते हैं, तो एकनाथ शिंदे के अंदर भी एक डर रहेगा कि उनकी पार्टी भी टूट सकती है। जब उद्धव ठाकरे से बागी होकर एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी छीन सकते हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे से भी कोई बागी नहीं हो सकता है? भाई, चोर के घर में तो चोरी हो ही जाती है ना, सब जानते हैं। तो एकनाथ शिंदे के मन में भी ये डर होगा कि वो अपनी पार्टी में नंबर 2 किसी को ना बना दें, अपनी पार्टी में कोई उनका इतना पॉपुलर ना हो जाए या कोई इतना बड़ा ना हो जाए कि वो एकनाथ शिंदे को ओवरशैडो कर दे। तो अभी एकनाथ शिंदे के अंदर अपनी पार्टी को एक साथ रखना, पार्टी को लगातार मजबूती से आगे बनाए रखना एक चुनौती है। क्योंकि यही वजह थी दोस्तों कि उद्धव ठाकरे भी जब बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में काफ़ी फ्रैक्शंस पैदा हो गए थे। क्यों? क्योंकि दिक्कत ये है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी दोनों की विचारधारा एक ही है, हिंदुत्व की। एकनाथ शिंदे और बीजेपी भले ही एक सरकार का हिस्सा हो, तो उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा हो, लेकिन दोनों का वोटर एक ही है, हिंदुत्व का। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि शिवसेना इतनी बड़ी ताकत बने कि उसे ओवरशैडो करे। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई, और अब एकनाथ शिंदे को भी यह डर होगा कि उनकी भी पार्टी टूट सकती है। कोई एकनाथ शिंदे की पार्टी से भी एकनाथ शिंदे निकल सकता है। इसीलिए एकनाथ शिंदे के लिए सत्ता में बने रहना और बड़े पद के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके हाथ में ताकत होती है तो बहुत सी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब आपके हाथ में ताकत नहीं होती है तो फिर बहुत सी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। इसीलिए आने वाले वक्त में अभी एकनाथ शिंदे के पास चीज़ें जाहिर तौर पर चुनौतियाँ काफ़ी हैं, हर लिहाज से चुनौतियां हैं, जो कि एकनाथ शिंदे कैसे अपने आप को उससे बाहर निकालते हैं ये अपने आप में दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि उन्हें न केवल गठबंधन के अंदर बल्कि गठबंधन के बाहर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अभी आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या और तोड़फोड़ हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए मेरी आजाद पत्रकारिता को बल मिलता है।